तो आवाज मेरी आ रही है? यस सर। मेरी आवाज आ रही? यस सर। ठीक है बेटा, क्लास आपकी कल भी होगी और कल शायद 2 क्लास हम ले लें। आपकी क्लास कल कोई ज्यादा तो नहीं है? हमने जूम पे कनेक्ट करके देखा लेकिन वहां बड़ी आवाज साउंड आ रही। बेटा कल मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, शीट दी थी आपको बेटा फोटोलैप्टिक इफेक्ट वाली। यस बच्चों शीट दी थी ना? कोई भी डाउट वगैरह शीट में हो एक बार पूछिए बेटा इसको अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे को पूछना हो। शीट में शेयर कर देता हूँ। बेटा मैटर वेव कराना है आज, क्या अपडेट करिए कहां तक हो गया था? फोटोलैप्टिक इफेक्ट को अपडेट करिए कहां तक हो गया था बेटा? कॉम्पटन इफेक्ट कराना। कॉम्पटन इफेक्ट कराना है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के पहले सब हो गया था? यस सर। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें हो गई और आपके पास सर ऑप्टिक्स करा रहे थे फिर मॉडर्न कराने लगे। बेटा ये वाला जो है ना, ये जो सिलेबस में आ रहा है, बच्चों ने कहा कि हम लोग जो है उस दिन शायद आप आए नहीं, बच्चों ने कहा एक इसको कराने के बाद फिर ऑप्टिक्स, एक चैप्टर ऑप्टिक्स का और एक चैप्टर मॉडर्न का ऐसे खत्म कर दें तो हमें लगता है दोनों चीजें हो जाएंगी। क्यों भाई? जी सर। ठीक हमारी रहेगा? तो हमारी दो हमारा तीन यस सर। तो हमारी हमारी आज दो की, हाँ बेटा। हमारी 2-3 क्लासें छूट गई है ना सर, आज पहली क्लास है अरे कई भाई क्लासों तो के बाद। देख लेना कहाँ पे है बाकी क्लास लेके। तो बेटा एक हम आप लोगों को शीट और दे रहे हैं, उसको कल आप लगा कर बैठिएगा। कोई पूछ रहे, मतलब ये हम सोच रहे थे कि ऑप्टिक्स खत्म हो गया होगा तो इसीलिए हम पूछ रहे थे। नहीं बेटा नहीं नहीं, ऑप्टिक्स आपका रिफ्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्शन हो गया। SRB ऑनलाइन, SRB ऑनलाइन। पिताजी की डेथ हो गई थी ना, वहीं चले गए थे घर पे। अरे क्या हाँ हो गया सर। बेटा अचानक? ऑन द स्पॉट 2-3 दिन में अचानक गुजर क्या हो गए। गया? कुछ नहीं था, बस ऐसे बीपी लो हुई, उसके बाद बस थोड़ा सा पानी चढ़ा, सही हो गए, फिर नॉर्मल हो गए, खाना पीना खाए। हाँ शाम को अचानक हॉस्पिटल ले गए, मतलब थोड़ी दिक्कत थी तो कहे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हॉस्पिटल ले गए तो देख कर उन्होंने, डॉक्टर साहब बोले कि ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी स्वस्थ बॉडी किसी की नहीं होती है जितना स्वस्थ थे। तो उसके बाद दवा लेकर आए, घर पे खाना खाए, खाना खाकर थोड़ी सी पानी पिए और बस गोड़ हाथ धोकर आ रहे थे लेटने के लिए, बस ऐसे तुरंत ही ऑन द स्पॉट। हार्ट अटैक? नहीं, हार्ट अटैक नहीं था, हार्ट अटैक की कोई ऐसी शिकायत ही नहीं थी। नहीं मतलब तो कहने का मतलब कहते हैं कि मतलब कि ले गए फिर हॉस्पिटल, उनका हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन ये ऐसे होना पता नहीं कैसे अचानक से हो गए, हम भी नहीं जान पाए। अरे डॉक्टर साहब बताए कि हम नहीं जान पाए, अगर मेडिकल हुआ होता तो पता चलता क्या दिक्कत था, पोस्टमार्टम अगर उनका हुआ होता तब पता चलता, वैसे पता ही नहीं चला। अच्छा क्या क्या एज की बेटा?
नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ थे हमेशा। ये कभी बेटा एज क्या थी, एज बेटा उम्र क्या थी? 62 ईयर थी। अरे यार कोई 62 ईयर कोई एज थोड़ी होती है यार। बड़ा यार एकदम से अचानक तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर प्रयागराज इलाहाबाद। बेटा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। और कब की बात है बेटा? उन 18 तारीख को रात में 10 साढ़े 10 बजे गुजरे थे। कितने लोग तुम्हारे घर में बेटा? हम लोग मतलब 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। और भाई साथ कुछ करते वरते हैं? करते हैं, लेकिन परिवार से कोई मतलब नहीं रहता बड़े भाई से। वो अपना अलग सब कुछ करते रहते हैं। बेटा बहुत अपने आप को हिम्मत दो। भगवान आपको आपके परिवार को हिम्मत दे। ये बहुत बड़ा कष्ट आया है बेटा, परीक्षा का समय है। हाँ और सर, बहुत बड़ा कष्ट है। आपका बेटा एग्जाम भी सर पे है, बड़ा एकदम से भारी तुम्हारे ऊपर कष्ट आ गया है। लेकिन उसको बेटा अब ईश्वर की मर्जी मान के चलिए। आप तो बायो की किताब में बेटा पढ़ते ही हैं कि हाँ सर, अब क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं, जो बेटा हुआ सो हुआ। हाँ जो हुआ, लेकिन बेटा दुखद तो बहुत होता है बेटा। पापा का साया जो होता है ना, जो बहुत बच्चों को जो है, पापा का साया तो बहुत ही बड़ी बात होती है। सर मतलब कि जैसे हमारे गांव में हमारे दादा भी सही थे, वो भी मतलब 55 की एज में चल गुजर गए थे। हमारे पिताजी भी मतलब कि जो कहते हैं गांव वाले कह रहे थे, जो भगवान अच्छे होते हैं भगवान उन्हें पहले ले जाते हैं, इसीलिए। पापा तो सभी के बेटा अच्छे ही हैं, तुम्हारे तो पापा कम एज में चले गए बेटा। सर मतलब उनकी बहुत, जैसे आप कभी किसी गरीब कोई बोल दिया कि हमारे पास खाने के नहीं, ये सारी चीजें मतलब वो अपने से दे देते। कोई भी अगर मांगने आता था द्वार पे तो बिना खाए, भीख मांगने आता था तो बिना खाए नहीं जाने देते थे। उनकी कई खूबियां थी, जैसे आप घर गए कोई चीज देखे कि ये अच्छा है तो आप बेशर्त ले जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। पैसे दे दिए तो जिनको पैसे दिए उनके खर्च सारे, उनके लड़की लड़कों को शादी कराए तो पैसा कभी मांगे नहीं। एक बार गए मांगने, बोले कि पैसे दे दीजिए थोड़ा काम है, तो गाली उल्टे देने लगे। मतलब सच्चाई इच्छा, मतलब कि ये सब दादा के और पापा की बहुत अच्छी खूबियां थी। लोग इसीलिए बहुत सारी खूबियां थी जिनके कारण बहुत दर्द हो रहा है परिवार सबको, पूरे सही। दिक्कत से गुजर रहे हैं सब लोग। तो परेशान मत हो बेटा। और आप जो है क्लास जैसे आपका मन करे तो थोड़ा सा क्लास करते रहो, थोड़ा सा मन बटेगा बेटा। और कोशिश करो हिम्मत जुटाने की। और तुमने बहुत हिम्मत से बेटा क्लास भी करनी शुरू कर दी है, बहुत अच्छा बेटा। भगवान करे जल्दी आप सिलेक्ट हो जाइए और पापा की अपने सपने को पूरा करें। ठीक है नहीं तो रचित? उनका सपना ही था। हाँ सर, राजित राज उनका सपना ही था, तो अगर हम छोड़कर अगर उस बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उन आपको कामों में लग जाए, जब तक वो बस जिंदा थे हमारे साथ थे, अब उसके बाद तो अब उनका बाकी सब क्रियाकलाप तो है वैसे सामाजिक वो है, उसे करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। और बाकी अब आपको लगना है, डबल मेहनत से लगना है और उनके सपने को कामयाब करके। हाँ सर। ठीक है बेटा? और पूरा हाँ पूरा सर। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा आपको। और आप भगवान करे आप उनके सपने को बहुत जल्दी पूरा करें। और बेटा ये तो होनी अनहोनी है, अनहोनी एकदम से हो गई तुम्हारे साथ, तो अचानक हो गया। राजित सर भाई यार कभी मेरे साथ भेजा हुआ था पिछले साल। हाँ अतुल, मेरे मैं तुम्हारा तुम्हारा ही कहने मेरे जा रहा है, मेरे एग्जाम्पल भाई देने जा रहा मेरे भाई की सगे भाई की डेथ एग्जाम के दिन हुई थे, मॉर्निंग में करंट लगने से। अतुल। यस सर। बेटा ये बड़ी राजित परेशानी भाई का। यार क्या किया जाए, नेचुरल है क्या। हाँ हाँ नेचुरल है बेटा। इसे क्या किया जाए। तो चलो बेटा हिम्मत करो। ठीक है? ओके। यस सर। तो बच्चों आ जाइए, जल्दी से आ जाइए हम लोग। और सभी लोग जो है एक बार अपने अपनी तरफ से प्रे कर लीजिए भाई, रजित जी को शक्ति मिले, भगवान उनको ताकत दे। और बेटा हम लोग कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ने जा रहे हैं। और कॉम्पटन स्कैटरिंग में पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ना, जैसे हम आपसे कहें कि रेडिएशन बोले हम आपको कि रेडिएशन
या कहते हैं बेटा हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा कहेंगे। और या बेटा हम कहेंगे फोटोन जब गिरता है ना, तो फोटोन जब गिरेगा तो किसी भी मेटल प्लेट पर गिरेगा और किसी भी मेटल सरफेस पे जब गिरेगा तो 3 तरह के फिनोमिना देता है। मेटल सरफेस पे जब फोटोन कोई गिरेगा तो 3 तरह के फिनोमिना देता है। पहला फिनोमिना देता है बेटा आपका, फर्स्ट फिनोमिना होता है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला बेटा फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। तो पहला फिनोमिना होता है जिसको बेटा हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और दूसरा फिनोमिना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया, और दूसरा फिनोमिना होता है बेटा उसको कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। इसको कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। बेटा तीसरा फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं बेटा, थर्ड फिनोमिना होता है, हम लोग इसको बेटा कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। चौथा वाला ये हटा। तो एक बात तो समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, इसको कहते हैं बेटा पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन्स इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। जब एनर्जी हमारे फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में रहे तब बोलेंगे उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में रहे तब इसको हम बोलेंगे कॉम्पटन्स इफेक्ट होगा, और जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में रहे तब उसको बोलेंगे कि वो पेयर बना लेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर। और बेटा याद रखिएगा, मैंने एक चार्ट बताया था, और चार्ट में मैंने बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है उसके लिए आपके पास एनर्जी कितनी चाहिए, केवल आपको अल्ट्रावायलेट से काम चल जाएगा, और या फिर आपकी बेटा विजिबल लाइट से काम चल जाएगा। अल्ट्रावायलेट लगा दीजिए या विजिबल लाइट दे दीजिए बेटा, अल्ट्रावायलेट कर लेंगे या फिर विजिबल लाइट कर लेंगे। और बेटा यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास बेटा, इसमें आ जाता है केवल एक्सरेज आ जाता है। एक्सरेज की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है, और यहाँ पर बेटा आती है गामा रेज, और गामा रेज की जो एनर्जी होती है वो आपकी मिलियन में चलती है। गामा रेज की एनर्जी होती है वो मिलियन में चलती है, और एक्स रेज की एनर्जी होती है वो आपकी बेटा। तो अगर हम बेटा बात करेंगे कि कभी भी ज्यादा एनर्जी का फोटोन अगर गिरेगा, तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन जब गिरेगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो है Compton effect is the phenomena in which wavelength of the radiation scattered by the metal surface is greater than the incident radiation। जो हमारा वेवलेंथ होता है ना, वो हमारा ग्रेटर देन इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ हमारी जो होती है वो ग्रेटर देन इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब आप जो बेटा यहाँ से फोटोन गिरा रहे हैं, समझना मेरी बात, ये फोटोन आपका जब गिरेगा, मेटल सरफेस में बना रहा हूँ, और मेटल सरफेस बनाकर जो हमारा फोटोन यहाँ से गिरा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारे सरफेस के हैं उसके ऊपर मिला, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि ये फोटोन की पूरी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है। लेकिन कॉम्पटन्स इफेक्ट ये कहता है कि यहाँ से हमारा फोटोन भी इमिट होगा, और ये हमारा रेस्ट ऑफ एनर्जी का फोटोन जाएगा, तो रेस्ट एनर्जी वाला फोटोन यहाँ से निकलेगा, तो रेस्ट एनर्जी फोटोन यहाँ से स्कैटर्ड होगा, इसको कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन। बेटा ये जो फोटोन है यही वाला फोटोन मैंने ये बनाया। अब समझिए डायग्राम इस हिसाब से समझिए, जैसे ये वाला आपने लिया, कोई फोटोन आया, और ये फोटोन हमारा मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर है उस पर टकरा रहा है, और ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है,
और जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे जब फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा तो कुछ एनर्जी फोटोन के पास बचेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो यहाँ के बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद ये हुआ कि बची हुई एनर्जी से फोटोन हमारा चला गया इधर और ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया इधर। यानी हमारे पास ये जो फोटोन जा रहा है बची हुई एनर्जी से, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, E1 इक्वल टू hc बाई लैम्डा 1 और इसकी कितनी एनर्जी है, E2 इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2। तो बेटा आप ये मान के चलो, हम अगर बात करें यहाँ पे तो E2 की वैल्यू कम होगी E1 से, और E2 की वैल्यू अगर E1 से कम है तो फिर बेटा इसका मतलब है कि hc बाई लैम्डा 2 इज लेस देन hc बाई लैम्डा 1। पलट दीजिए तो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। इसी को कहा जाता है कॉम्पटेंस स्कैटरिंग। तो कॉम्पटेंस स्कैटरिंग आपको तभी मिलेगी जब हम बात करेंगे ज्यादा वेवलेंथ। तो कॉम्पटेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पर होता है, ये टकराता है और ये दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला वाला, हाँ हेलो सर आ रहे हैं? तो बच्चों एक बात तो समझ लीजिएगा कि कोलिजन जो होता है ये इलास्टिक कोलिजन होता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करते हैं हम लोग। और उसके बाद एक यहाँ पे फॉर्मूला निकलता है वेवलेंथ शिफ्ट का। ये बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है और कभी इसमें ऐसा भी नहीं कि कौन कोई बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैं आपको केवल इसमें इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ कि इन्होंने बताया था कि जितना वेवलेंथ हमारी चेंज होती है h बाई एम नॉट सी, ये हमारा जो है ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं वेवलेंथ जो शिफ्ट होती है। एम नॉट को कहते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, थीटा को कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। और कभी कभी ये स्कैटरिंग एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो हमारे पास मैक्सिमम शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है। तो बेटा ये हमारे यहाँ तक रहा। यहाँ पे कोई सवाल अभी आज तक मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कोई हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कॉम्पटन इफेक्ट, इसलिए इसको खत्म किया हमने। अब आते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब वेव नेचर ऑफ मैटर, तो इसी को कह देंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब आप समझिए, कहानी सारी समझिए और पीडीएफ हम आपको लिखा हुआ दे देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी मैटर आपका, जैसे कोई भी मटेरियल है, वो हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा, मैटर का एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मोमेंटम है उसके पास और उसके पास बेटा मास, तो ये मैटर का एग्जिस्टेंस होता है। तो आइंस्टीन कहते हैं, जैसे ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, आइंस्टीन कहते हैं कि mc स्क्वायर इक्वल टू जो होता है ये हमारी एनर्जी पजेस्ड बाई एनी मास मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आपसे पूछा जाए कौन सा पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से चलता है, तो ये हमारा हो जाएगा h न्यू। तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यानी कि प्लैंक्स की थ्योरी कहती है कि h न्यू है और आइंस्टीन कहते हैं कि mc स्क्वायर है, और दोनों की वैल्यू को अगर हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। तो बेटा फोटोन का जब काइनेटिक मास निकालोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, h न्यू डिवाइडेड बाई
सी स्क्वायर, और अगर हम इसमें न्यू की जगह रख देंगे तो हमारे पास सी बाई लैम्डा, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी लैम्डा। तो काइनेटिक मास के दो फॉर्मूले आ गए। काइनेटिक मास के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला काइनेटिक मास का क्या आ गया, H डिवाइडेड बाई सी लैम्डा। हमारे पास काइनेटिक मास का पहला फॉर्मूला क्या आ गया, H डिवाइडेड बाई सी लैम्डा, और दूसरा हो गया H न्यू बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, अगर मोमेंटम निकालोगे ना तो मोमेंटम आ जाएगा H अपॉन, बेटा मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। बताइए H न्यू बाई सी स्क्वायर लेंगे और वेलोसिटी फोटोन की कितनी c है, तो ये आ जाएगा हमारे पास H न्यू डिवाइडेड बाई c आ जाएगा। और यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा H न्यू H बाई सी लैम्डा। तो एक बार मोमेंटम के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया और एक बार मोमेंटम के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया, और दोनों को हमने सॉल्व किया H बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस वाले फॉर्मूले, क्योंकि अब आपके इस फॉर्मूले में क्या बता रहा है, इसमें फॉर्मूले बता रहा है आपका बेटा, इसको कहते हैं हम लोग P इक्वल टू H बाई लैम्डा, इसको कहते हैं वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है और ये बेटा वेव नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम बात करेंगे कि कोई भी पार्टिकल हमारा, अगर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रोचेबल, कंपेरेबल, और ये पार्टिकल हमारा जिसका रेस्ट मास है m0, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका हमारा रेस्ट मास दिया हुआ m0, और ये हमारा m हो जाएगा इसका बेटा काइनेटिक मास। इसका जो m हो जाएगा ये इसका काइनेटिक मास हो जाएगा। m की वैल्यू निकालेंगे, m0 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से फाइंड करेंगे। रिलेटिविस्टिक होता है हमारा मास की वैल्यू। इसका मतलब जानते हैं बेटा कि जब हम बात करेंगे कि ये वाला पार्टिकल जब चलेगा तो ये पार्टिकल आपका एसोसिएट करेगा वेव, एसोसिएट वेव, और उस वेव की वेवलेंथ होती है, उसको कहते हैं लैम्डा डी ब्रोगली, और वेव की वेवलेंथ होती है लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बेटा एक बात तो अच्छे से समझ लीजिएगा, कि जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे बेटा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। इसी से निकाला है, देखो इसी से हमने फॉर्मूला ये वाला जो है वो इसी से निकाला, इस वाले से। और लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P करेंगे, और P इज द मोमेंटम, तो आपके पास आ जाएगा H अपॉन P का मतलब हो गया mv, और यहां से निकालेंगे तो P अपॉन mv आ। तो ये बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, लैम्डा डी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी H अपॉन mv। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, डी ब्रोगली वेवलेंथ की पहली इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि इफ पार्टिकल एट रेस्ट, मान लीजिए ये पार्टिकल हमारा जो है वो रेस्ट पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, अगर पार्टिकल हमारा जो है बेटा वो आपका रेस्ट पर आ जाए, तो रेस्ट पर जब पार्टिकल आ जाएगा तो v 0 हो जाएगा, और जब v 0 हो जाएगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी आ जाएगी इनफाइनाइट। तो पार्टिकल अगर आपका रेस्ट पर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब बेटा हम लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई पार्टिकल मोशन में होगा तभी वेव बनाएगा। तो देखो मैंने ये वाला ला पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, क्वांटम नेचर ऑफ ये पढ़ा दिया है, रेस्ट मास और काइनेटिक मास का रिलेशन बता दिया है मैंने आपको। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी बातें बता। अब आती है बेटा बात कि कोई भी पार्टिकल अगर हमारा चार्ज होता है ना, तो अगर हमारा मास जो हमने दिया है ये हमारा चार्ज पार्टिकल हो जाए, तो चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक काम करते हैं कि लैम्डा अपॉन mv वाले फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर मोमेंटम टू मास इनटू, तो मोमेंटम की का मतलब हो गया mv, और ये हो जाएगा 2 इंटू me। आप mv की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी कितना आ जाएगा, H अपॉन हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 2 इंटू मास इंटू एनर्जी आ जाएगी, 2 इंटू मास इंटू एनर्जी आ जाएगी। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं यहाँ पे
तो इस फॉर्मूले में ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इस फॉर्मूले में ई को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को हम वर्क डन यानी क्यूबी के इक्वल कर दें तो हमारी ये एनर्जी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी किसी भी चार्ज पार्टिकल की। तब हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी किसी भी चार्ज पार्टिकल। तो ये आ जाएगा h/√2m/q_v, इसको कहेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन। ये कब अप्लाई होगा? जब हमारा चार्ज पार्टिकल होगा। ये कब अप्लाई होगा? जब हमारा बेटा यहाँ पर केवल हमको एनर्जी दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी। ये कब अप्लाई होगा? जब हमको मास दिया जाएगा। तो चारों पाया देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज पार्टिकल आपका एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक प्रोटॉन भी हो सकता है, एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और एक आपका अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। चार्ज पार्टिकल आपके पास बेसिकली होते हैं 4, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/√2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आ जाएगा v। ठीक है, और ये आ जाएगा प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा? h/√2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन v। अब देखो क्या क्या वैल्यू पता है, सब तो पता है आपको। तो बेसिकली अगर आप इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू अगर आप रख दो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए तो फॉर्मूला आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का 12.27/√v, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, इसको कहेंगे लैम्डा ई। और यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन के लिए आ जाएगा हमारे पास h अपॉन हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो प्रोटॉन के लिए इसको लर्न करें तो आपको मैं ये बोलूंगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए डी ब्रॉगली मैटर वेव का, बस इसके अलावा लर्न करने की जरूरत नहीं। वैसे तो ड्यूट्रॉन का भी फॉर्मूला बता दें, लैम्डा ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है 0.202 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v। अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.101 अपॉन अंडर रूट v, और सारी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, सारी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। 4 फॉर्मूले हैं जिनमें क्वेश्चन कभी अल्फा से कभी नहीं आया, ड्यूट्रॉन से कभी नहीं आया, इलेक्ट्रॉन पे मिलेगा और प्रोटॉन। ये चार्ज पार्टिकल की बात हो गई। देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम लोग, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है कि सारे बच्चे समझ लीजिएगा, इन्होंने जैसे ये बताया है, मैं केवल आपको न्यूट्रॉन के लिए केवल एक बात बोलूंगा कि कोई भी न्यूट्रॉन, जब आपका न्यूट्रॉन टेम्परेचर T पर थर्मली एक्साइटेड होता है तो ये न्यूट्रॉन आपका बिहेव करता है, न्यूट्रॉन आपका बिहेव करता है, न्यूट्रॉन बिहेव एज मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ये मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, ये आपका बिहेव करता है मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ये बिहेव करता है मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपका बिहेव करेगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की क्या होगी? ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की 3/2 kT, 3/2 kT हो जाएगी, राइट। और बेटा 3/2 kT यहाँ रख दीजिए, तो लैम्डा ई जब आप यहाँ रख देंगे तो h अपॉन हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा एम ई का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 kT। कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 3m kT। ये फॉर्मूला जो आप लगाओगे बेटा, ठीक है,
क्लियर हो गया बच्चों? गरिमा है, गरिमा? Yes, sir. हमने एवरेज एनर्जी जो पूछी थी, लिखा लिखा ये देखो। Yes, sir. 3/2. यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जरा, पूछा था आपने, एनसीईआरटी जरा खोल लेते हैं। एनसीईआरटी दे रहे हैं। आ रही एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी आ रही? यस। अब एक एक लाइन जरा धीरे धीरे देखिएगा। अपनी एनसीईआरटी खोलो बेटा, कहाँ पे दिया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर? वेव नेचर ऑफ मैटर लिखा है, यहाँ से शुरू हो रहा 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 है। ये हमने ये बेटा देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया, और 2m QV आ गया, 2me आ गया, और हम इसके आगे बढ़ जाएं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जानते हैं क्या होता है? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है जिसने इलेक्ट्रॉन की वेव कैरेक्टर को पहली बार पिक्चर तरीके से इन्होंने समझाया, और इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को इन्होंने बनाकर दिखाया, इलेक्ट्रॉन वेव को पहली बार निकाल के दिखाया। तो फर्स्ट टाइम इस पूरे सेटअप से इलेक्ट्रॉन वेव बनाने वाले कौन थे? डेविसन एंड जर्मर। लैब में इलेक्ट्रॉन वेव देने वाले डेविसन एंड जर्मर। इलेक्ट्रॉन वेव का कॉन्सेप्ट देने वाले थे डी ब्रोगली। और इसके एक्सपेरिमेंट का यहाँ डिफ्रैक्शन पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, और इनका जो मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में जो प्रिंसिपल होता है वो 12.27 अपॉन √V होता है, और ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा जो होता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इसी पर बेस्ड होता है। ये सवाल आपका आ सकता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हैज बीन बेसिक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, और इट हैज also lead to the field of electron optics। मतलब
हम पहले हम जब लेते थे तो हम माइक्रोस्कोप को लेते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वेव हमारा ये होती थी, वो लाइट वेव होती थी। और यहाँ पे हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन होता है, हायर रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है वो कम, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमारा कम पावर का होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमारा हाई रेजोल्यूशन पावर का होता है। इसकी रिजॉल्विंग पावर बेटा ज्यादा होती है, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन पे ये पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पूरा। ये कहीं पर भी हमको एक फॉर्मूला नहीं दिया है, जो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार एग्जाम में आया था उड़ीसा पीएमटी, तो न्यूट्रॉन के लिए क्वेश्चन आया। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि न्यूट्रॉन के लिए आप यहाँ पे, न्यूट्रॉन के लिए जब लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को आप लेंगे, न्यूट्रॉन के लिए लेंगे काइनेटिक एनर्जी तो लेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 KTF। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम मोनो एटॉमिक गैस मानते हैं। हमने गरिमा बेटा यही बताया था आपको। यस सर। न्यूट्रॉन को जब मोनो मानेंगे तो हमारा F की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे 3। पास 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 3/2 KT जो होगा, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यही वैल्यू हमारी यहाँ पे रखी जाएगी। और H/, अभी मैंने निकाल के दिखाया 3mkt। अब अगर बात करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का, ये देखो ये देखिए क्या दिया। अब ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया बेटा, यस सर। अब आप इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे? इस सवाल को लगाने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, इसकी जगह पर आप ले लेंगे E = और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा हाफ, है ना, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा हाफ KTF, 5/2 KT। ये आ जाएगा 5/2 KT। और इन्होंने कहा मॉलिक्यूल इज मूविंग विद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इन्होंने इस तरह से दे दिया है। आ जाएगा आंसर इसका, आगे बढ़े। किसी के पास उड़ीसा पीएमटी का है बेटा? क्वेश्चन जरा देखिए, कोई उड़ीसा पीएमटी वाला, न्यूट्रॉन वाला। बच्चों ये देखो, डी ब्रॉगली, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 KT। तो क्या निकाल लोगे आप लोग इसका आंसर? निकाल देंगे इसका बेटा आंसर? अनिकेत, रैंकर में कौन कौन है, इसका क्या मतलब है?
क्या पूछना चाहते हो? सर वो डिस्कशन ग्रुप बनाया था तो उसके लिए मतलब ऐड करना था सर। अच्छा बच्चों, क्या ये वाला कर लेंगे क्वेश्चन? तो हमें इतना बता दीजिए यहाँ पे कि नीचे वाले में नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल वाला सवाल हो जाएगा। अमित मौर्य ने भेज दिया, ठीक है। बेटा अब मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? ये नीचे की कंडीशन पढ़ रहे हैं आप लोग? अगर ये कंडीशन न देता तो क्या करते? मान लो दे दी है तो क्या करेंगे? एज्यूमिंग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से चलता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। भाई समझने की कोशिश कर बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात इन्होंने दे दी है, जहां पे हम लोग की गाड़ी पिछली वाली बात को लेके थोड़ी सी फंसेगी कि काइनेटिक एनर्जी जो भी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में वो होती है ये वाली, और इन्होंने कह दिया है कि अब इस मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी VRMS, और ये हो जाएगा m की वैल्यू। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम सब कुछ रख दें भाई, v की वैल्यू तो हम लोगों ने पुट कर दी ना। आप चाहो तो इसी से आप v निकाल दो, आप चाहें तो इसी से आप v निकाल दीजिए। तो एक बात बताइए कि क्या हम इस काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT लिखें कि नहीं लिखें? बताओ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 5/2 kT होगा, 3/2 kT होगा? जल्दी बताइए, 5/2 kT होगा कि 3/2 kT होगा? 3/2। हैं? जल्दी बताइए, 5/2 kT करें कि 3/2 kT करें? बताइए, 5/2 kT करें कि 3/2 kT करें? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 3RT/m VRMS, इसको लिखेंगे 3KT/m VRMS। और अगर ये पता चल गया तो लैम्डा की वैल्यू आती है H/m VRMS। और अगर पार्टिकल हमारा VRMS से चलता है तो डे ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है। और इन्होंने MVRMS, m मास हो गया और VRMS की ये वैल्यू हो गई √3m3KT/m, और इसको हम अंदर ले आए तो H हो जाएगा हमारा √3KTm² और m आ जाएगा, m से m कट जाएगा। अब आप बताइए कि आपकी बात वहां गलत हो सकती है अगर आपने वहां पे 5 kT इस्तेमाल कर दिया। बच्चों इस पे जरा खुल के डिस्कशन करिए, मैंने ये बात गलत लिखी सही लिखी, जरा बताइए। ये मैंने जो लिखा, मान लिया कि हमारा पार्टिकल VRMS से चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैंने VRMS की वैल्यू लिखी और उससे मैंने लैम्डा निकाल दिया। तो हम इस कंसेप्ट पे जाएं कि ना जाएं? 5/2 kT पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसी कंडीशन में 5/2 kT नहीं लेना चाहिए, बताइए। क्योंकि उन्होंने आपको, अगर उन्होंने कह दिया है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो किससे चल रहा है, VRMS से चल रहा है, तो आप सीधे सीधे अटैक करिए। समझ गए बच्चे? तो ऐसे आपको सर कई अगर जगह मान लीजिए कुछ ना दिया होता तब हम कुछ क्या न दिया लिखते? होता, अगर Yes, कुछ न दिया होता सीधे सवाल कह देता यस सर। तो हम 5/2 kT चला देते
और हमारे गैस के मॉलिक्यूल में, लेकिन एक बात सभी बच्चे समझ लीजिए बहुत अच्छे से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल के रोटेटरी मोशन से नहीं बनेगी। हमारे पास 5/2 kT में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 ट्रांसलेटरी है, 2 2 रोटेशनल वाइब्रेशनल है। यस नहीं, 2 रोटेशनल। यस सर। तो रोटेशनल मोशन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ये आपके लेवल की बात है, ये साधारण लेवल की बात नहीं है। दूसरे किसी साधारण बच्चे को ये बता नहीं पाएंगे हम। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? 3/2 kT क्यों इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंटली? यस सर। यस सर। 3/2 kT ही चलेगा। और यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं होता, ट्रांसलेशनल मोशन से लिया जाता है v। अरे यार, आपके कभी भी मास, कभी भी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर दे दी जाए तो हम लोग वहां पे केवल कह देते हैं कि फॉर्मूला होता है H/mv, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। हम लोग वहां पे ओमेगा नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या ओमेगा? बताओ। हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी क्या, एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं क्या? बोलो बेटा। नो सर। नहीं लेते हैं, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन लेना और 3/2 kT लेके सॉल्व कर लेना। अच्छा सवाल था। हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वाले पे। और अगले वाले पे देखो बेटा, एक आखिरी चीज आपकी और बची हुई है, और वो बची हुई है हमारी, ये देखो हमने ये आपका कर दिया, न्यूट्रॉन की बात हो गई सारी, है ना। फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा, देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ गैस मॉलिक्यूल के लिए, ये देखिए एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट दिस, है ना, तो याद करके लिख दिया हम लोगों ने। ट्रांसलेशनल मोशन लिया है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको पहले ही बता दिए थे मैंने। अब बोहर की थ्योरी में हमारा जो बोहर का एंशिएंट मॉडल था वो ये कहता था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका सर्कुलर मोशन करता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारा पार्टिकल होता है। और ये क्या होती है? रेडियस। और बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल होता है, हो गया बेटा, आगे बढ़े। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पार्टिकल के नेचर में आता है, तो हमारा कूलम्बियन फोर्स मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी कूलम्बियन फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, है ना। कूलम्बियन फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, mv²/r जो होता है ये आपका कूलम्बियन अट्रैक्शन से मिलेगा, और ये Ze²/r² करेंगे। ये पार्टिकल के लिए वैलिड थ्योरी होती है। जब हम लोगों ने यहाँ पर निकाला तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में मिलती है 2.19 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोहर की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। तो बोहर की थ्योरी में जब इलेक्ट्रॉन आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होगा, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है बेटा, ये आपका फास्ट मूविंग पार्टिकल है, और ये बिहेव करता है किसकी तरह? ये हमारा वेव बनाएगा। और हम आज के बाद हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस ले लिया है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो ऐसे चलेगा। ये जो वेव बनती है ना इलेक्ट्रॉन की, ये वेव ऐसे 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 ऐसे, तो मान लीजिए हम काउंट करें कितनी नंबर ऑफ वेव बन रही है, तो हमारी नंबर ऑफ वेव अगर बन रही है बेटा n, तो ये 1 वेवलेंथ हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ऐसे अगर हम लैम्डा 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 ले लेंगे तो ये n लैम्डा हो जाएगी टोटल वेवलेंथ, और n लैम्डा को हम पूरी लेंथ को सरकमफ्रेंस ले लेंगे, एवरेज सरकमफ्रेंस ले लेंगे, तो r रेडियस ले लेंगे, तो 2 पाई r इक्वल टू सरकमफ्रेंस इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा।
और फर्स्ट बोर ऑर्बिट में बताइए तो 2πr1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लैम्डा। इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी वेवलेंथ होती है वो हमारी 2πr1 इक्वल टू है, वो हमारी किसके बराबर आ जाती है, लैम्डा के बराबर आ जाती है। मुझे लगता है बच्चों ये बात बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में अच्छे से आ गई है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सरकमफ्रेंस जो होती है वो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ देती है, और हमारे पास ये सारी की सारी चीजें एकदम से आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है। ये सारा का सारा चैप्टर हमने कंटेंट खत्म कर दिया है बच्चों, और ये क्वेश्चन सब आप सारे लगा डालिए। एक हमने आपको अभी एक और शेयर कर दी है बेटा, एक हमने आपको अभी एक और शेयर कर दी है। सर इसी वाले में क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, रूही है क्या, रूही इसमें, रूही है, रूही? यस सर। हमारा मैसेज आया, दूसरे नंबर से मैसेज आया। हाँ सर, वो मेरा बहुत ही ज्यादा नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने मैसेज किया, बार बार लैग हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछना है, किसको पूछना है? हाँ सर, मुझे। इक्वल टू हो जाएगा hc बाई लैम्डा, और इसमें आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ e इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ hc माइनस लॉग ऑफ लैम्डा। आप यहाँ पे लॉग ऑफ यूज करेंगे, लॉग ऑफ e इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ लैम्डा प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ hc। लॉग ऑफ e जो हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -1 लॉग ऑफ लैम्डा, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास प्लस लॉग ऑफ hc। ये y आ जाएगा, ये m आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये c आ जाएगा। m की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ hc, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ग्राफ जो बनेगा वैसे बनेगा, यहाँ पे log e रहेगा, यहाँ पे log ऑफ hc होगा, log ऑफ लैम्डा होगा। हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। एक हमने आज बेटा और शीट आप लोगों को दी है, कल आपकी क्लास सभी बच्चे, सर ऊपर लॉग लैम्डा होगा ना? सर ऊपर लॉग लैम्डा होगा ना, नीचे लॉग ई होगा ना? अरे बेटा ये देखो, ये जैसे लॉग लैम्डा को लेफ्ट में ले आओ और लॉग ई को उधर ले जाओ, तब भी ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं है। ये आ जाएगा लॉग एक्स, ये वाई आ जाएगा, ये एम आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। वाई एक्सिस पे ये, एक्स एक्सिस पे ये सी आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, यहाँ पर ये आ जाएगा लॉग ऑफ लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ई। तो हमारे पास ग्राफ ऐसे ही है बेटा, कोई परिवर्तन नहीं आता है, एम और सी नहीं बदलेगा तो ग्राफ कभी नहीं। और हमने आप लोगों को बेटा एक शीट और भेजी है, कल उस शीट को पूरा अच्छे से कर डालिए आप, ठीक है। कल क्लास आप लोगों की हमने देख लिया है बेटा। आप लोगों की क्लास कितने बजे शुरू हो रही है? 7:30 to 9 है सर। तो सवेरे आप लोग मिल सकते हैं? यस सर। यस सर। सवेरे आप लोग जो है इस चैप्टर के कोई भी डाउट हो तो सुबह हम अपनी क्लास आपको लगा ले रहे हैं। सुबह आप लोग जो है कोई भी डाउट अगर हो बेटा, ठीक है, तो सुबह आप 8 से लेकर 9, यस सर। ये क्लास मेरी लगी है मॉर्निंग में, मैं आईडी खुद ही आप लोगों को मैं दिए दे रहा हूँ, ठीक है। यही आईडी रहेगी और इसी को हम आपको रिमॉडिफाई करा के डालेंगे, ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे बिल्कुल कल सुबह तक आज प्रूफ पढ़िए, और कोई भी डाउट हो, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डुअल नेचर सब खत्म, तो कल हम शाम को आपको पढ़ाएंगे फिर ऑप्टिक्स पर। यस सर। शाम को रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है।
सर सुबह की क्लास कितने बजे है? 8 से 9, 8 से 9। सर जो और डाउट होगा उसकी फोटो भेज देंगे पहले क्या? पहले भेज दीजिए आप। सर नीट में आए हुए क्वेश्चंस में डाउट है सर। हाँ तो भेज दीजिए। कल आप पहले डुअल नेचर सब रट डालिए, ठीक है? यस सर। रात तक का टाइम है। ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।